कुमार विश्वास के अलावा भी जो हमारे जो नए युवा कवि हो रहे हैं और जो ऑलरेडी जो एक इस क्षेत्र में अपनी जगह बना चुके हैं, जैसे गुलजार साहब और ये जो मैं तेनू फिर मिलांगी कि अमृता प्रीतम, और ये जो पार्टीशन वाला दौर था, इसमें जो एक कवि का जो हम लोग का जो एक आगमन एक और जो जितना भी वर्क हुआ है इन दौर में बहुत हुआ है। पार्टीशन के दौर में 1947 के दौर में बहुत सारा वर्क हुआ। तो इस पर आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? ये जो 1947 के दौर में, जो पार्टीशन के दौर में, जो अमृता प्रीतम जैसे और एक मंटो साहब भी हुए हैं, सादर हसन मंटो, वो तो खैर लेखन में हो गए लेकिन हैं एक तरीके से आर्ट फॉर्म में ही। तो आप उस पार्टीशन के दौर के जो लिटरेचर था उस पर आप क्या कमेंट करेंगे और क्या आप जोड़ना चाहेंगे, या उन जैसे जो कवि है और लेखक थे पसंदीदा आपके कौन थे और उनकी कुछ रचनाएं जो आपको बेहतर लगी? मेरा मानना है कि हमेशा चेतना या दर्द से ही शायरी निकलती है, या किसी भी प्रकार का लेखन, कोई भी, जैसे मंटो का नाम लिया आपने, तो उन्होंने उनकी जो सामाजिक चेतना थी और जिस तरीके से उन्होंने जो सामाजिक दुष्कर्म हो रहे हैं या समाज में जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने, वो बहुत ही बेहतर तरीके से, मैंने जैसे कि आपके इंटरव्यू में शुरुआत में ही बताया कि बैलेंस्ड नहीं है आज की डेट में, तो वो बैलेंस बना करके हमको लेके चलना है कि हमें ऐसे लोग भी चाहिए एज अ राइटर जो समाज को एक आईना दिखा सकें। जैसे हम सब चौथा स्तंभ माने जाते हैं समाज का, ताकि हम समाज को एक आईना दिखा सकें और उसमें बदलाव की एक अहम भूमिका निभा सकें। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैंने नाम लिया था अदम गोडवी जी का, वो मेरे बहुत ही पसंदीदा, तो उन्होंने एक सामाजिक जो स्थिति चल रही थी, एक आपने सुनी होगी शायद, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जी सुनिए। तो ये रचना उनकी इतनी फेमस हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। तो उन्होंने ऐसी बातें भी लिखी, तो सामाजिक तौर पे उन्होंने ऐसी बातें की, और उन्होंने तो प्रेम की बात नहीं की, उन्होंने समाज की ही बात की। तो मुझे वो बहुत पसंद है। अमृता प्रीतम की तो प्रेम कहानी जो थी वो अभी भी सब नए युवा पढ़ के उनसे एक अपने प्रेम की कस्में खाते हैं। अमृता रिमरोज की आपने कहानी सुनी होगी, उसी पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं तेनू फिर मिलांगी, जो गुलजार की आवाज़ में अक्सर हम लोग सुनते आ रहे थे। तो उनकी प्रेम कहानी में कितनी सच्चाई थी। एक समाज का एक तबका ये भी मानता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करना गलत है, जो उन्होंने इमरोज के साथ में किया था। और वो जो उस पाकिस्तान में जो रह के उन्होंने एक तरीके से अपने जो प्रेम प्रसंग के जो चिट्ठियाँ थी, उनके जो लेटर्स थे, और जो वो एक उनकी जो लव की जो गपशप थी, उस दौर से लेकर इस दौर से भी चलती आ रही है। तो उस पर आप क्या सब मतलब उन पर क्या कहेंगे? मतलब अमृता प्रीतम एक बहुत बड़ा नाम है, जो गुलजार साहब भी उनको बहुत एडमायर करते हैं, और वाकई में जब कोई भी उनकी ये जो कहानी हो गई और ये जो उनकी मैं तेनू फिर मिलांगी जैसी जो रचना है सुनती हैं, दिल्ली के बाज़ारों में अभी भी वो किताब उतनी ही तेज़ी से बिक रही है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं तेनू फिर मिलांगी आपने जब पहली बार सुनी थी? मेरे हिसाब से अमृता प्रीतम जी को जितना सुना गया उससे ज़्यादा उनके लिए कंट्रोवर्सीज तैरी, उनके कई कहानियाँ उनके लिए बनाई गई। और मेरे हिसाब से शायरों की शायरी फेमस होनी चाहिए, उनसे जुड़े किस्से तो क्या ही कहने। लेकिन हम जैसे जो मतलब जो दर्शक होते हैं या जो पढ़ने वाले होते हैं पाठक, एक आपने जर्नलिज्म में जूसी टर्म काफ़ी फेमस है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की नहीं, जो आम जो लेखक होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, जो क्रिएटिव फील्ड के होते हैं, उनकी जूसी बातें सुनने में बहुत मजा आती है। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? मेरे हिसाब से तो ये नहीं ठीक है। खैर, लोगों को मज़ा आ रहा है तो लीजिए आप लोग मज़ा। खैर, मेरे हिसाब से अमृता प्रीतम जी का नाम एक और शायर से जुड़ा, वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप लोग सर्च कीजिए। तो इमरोज के अलावा भी एक शख्स के साथ नाम जुड़ा उनका। खैर, ये सारी कहानियाँ बनाई जाती हैं, शायरों के द्वारा खुद बनाई जाती हैं। लोग लिख देते हैं ऐसा कुछ कि आने वाले समय में उनके बारे में सोचा जाए ऐसा कुछ। खैर, कुछ में सच्चाइयाँ होती हैं, कुछ में जावेद अख्तर साहब ने इस पर बहुत अच्छी पूरी तरीके से बहस की और बताया उन्होंने कि ये सब जो अपने लिए चीज़ें बोली जाती हैं ये बहुत हद तक काल्पनिक होती हैं।
और हम सब उन्हें सच मान बैठते हैं। खैर, अगर आप सच मान करके खुश हैं तो आप खुश रहिए। अभिनव भाई जिन कवि की बात कर रहे थे उनके गुरुदत्त के साथ में जोड़ी काफ़ी फेमस रही है। आपने भी कहीं ना कहीं गुरुदत्त के जो गाने जरूर ही गुनगुनाए होंगे, जो प्यासा फिल्म के गाने थे कि ये महलों ये कश्ती, और अब नाम जो है वो आप ही को सर्च करना है। तो उनके साथ में काफ़ी, हाँ वाकई में प्रसंग उनके साथ में जुड़े हैं रहे हैं। और लेकिन कभी तो कभी होता है उसकी पर्सनल कॉन्ट्रोवर्सी को हटा के उसका जो काम है उसके वाकई में उसको सलाखों पर रखना चाहिए। और उसके साथ में जो गुलजार साहब अपने हुए हैं, जो काफ़ी सफ़ेद कपड़े में लिबास से ओढ़े हुए, कलम से लिखते हुए, डायरी में लिखते, जो बयां करते हैं कि चाँद पे सिर्फ मेरा ही कॉपीराइट है, उन साहब और उन गुलजार साहब के लिए आप क्या कहें? गुलजार साहब हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने इतनी अलग अलग चीज़ें लिखी हैं और ऐसे डिफरेंट चीज़ें उन्होंने, जहाँ तक मैंने सुना है कि कार्टून वगैरह के भी लिए उन्होंने राइटिंग की है। और इस तरीके से अपने अलग जो शायरी भी कर रहे थे, शेर भी लिख रहे थे, उन्होंने एकदम मुक्त छंद भी लिखे, उनके कुछ थॉट्स। अब तो व्हाट्सएप पर गुलजार के नाम से पता नहीं कितनी चीज़ें आ जाती हैं, लोग अपना नाम फेमस कर लेते हैं। तो वो एक बड़ा नाम है, इस तरीके का नाम जिसका नाम जोड़ कर ही लोग अपना नाम फेमस कर लेते हैं। खैर, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे शायर हैं और उन्होंने एक मयार बढ़ाया है जिस हिसाब से शायरों की एक रचना बनाई गई थी कि एक झोले फिल्मों में भी उन्होंने वही आदमी होगा कोई काम, उनकी कविताएं वाकई में जो दिल छू लेती हैं। और ये शायद जो एक ऐसे व्यक्तित्व वाले, जो स्वभाव वाले हो गए हैं, कार्यशैली वाले हो गए, गुलजार साहब, जावेद अख्तर और ये अमृता प्रीतम, ये दोबारा हमें लगता है लौट के नहीं आएंगे। इनसे सिर्फ इंस्पिरेशन ही लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक शायर तो हमेशा हर दौर में नया आया है, बेहतर से बेहतर, मुझसे बेहतर आएंगे, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले तो आते रहेंगे। हमसे बेहतर सुनने वाले भी लोग आएंगे और अच्छे कहने वाले भी लोग आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये श्रृंखला नहीं कम होने वाली कभी। अभिनव, ये हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि जैसे जो कवि होते हैं या जैसे कोई भी फील्ड का जो महारती हो, मतलब महारत बनने की कोशिश करता है, वो एक ना एक अपने इंस्पिरेशन और कह लें या आइडियोलॉजी या उसके वर्क सेगमेंट को बहुत करीब से फॉलो करते हैं। तो उस पर क्या मतलब आप कहना चाहेंगे कि जो वर्क सेगमेंट और जो फॉलो करते हैं तो उसके कार्यशैली में तो वो झलकती है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्यशैली इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग कहने लगते हैं कि तुम उसका चुराया हुआ तुम काम कर रहे हो, उसका कॉपीराइट काम कर रहे हो, वो उसकी पेटेंट चीज़ें काम कर रही हो। तो इसको आप कितना गलत समझते हो, कितना सही समझते हैं? ये लगभग मेरे ख्याल से 40 से ऊपर परसेंटेज है इसका, कि शायरों में ये होता है कि अब वो पढ़ते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, फिर वो जब सडनली जब ऐसे लिखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो, अरे यार ये तो मेरा सोचा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी पढ़ी हुई होती है और वो शायद रिकॉल नहीं कर पाते। अगर कोई जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा है, जैसे मैं कहना नहीं चाहूँगा, मनोज मुंतशिर जी का नाम उनकी भी अभी रिसेंट एक इंग्लिश पोएट के द्वारा जोड़ा गया, वो पूरा ट्रांसलेट मतलब उन्होंने किया था। खैर, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया लेलन टॉप पे कि वो चीज़ उनके दिमाग में थी और वो एज इट इज़ उन्होंने हिंदी में लिख दी। उनको ये लग रहा था कि उनके थॉट है। खैर, ये होता है, कई शायरों के साथ होता है और अभी मैं तो बचा हुआ हूँ इससे। अरे नहीं, अभिनव भाई काफ़ी काम करते हैं और व्हाट्सएप पे जैसे जब इनकी हम शायरियाँ पढ़ते हैं या स्टोरी पे जब ये हमने कुछ बयां करते हैं तो वाकई में वो झलक दिखती है। तो इसी एक मतलब इन यंग जैसे जो हमारे जो पोइट होते हैं उनमें मतलब बहुत रचनात्मक क्षमता के साथ साथ में एक बहुत पहलू होती कि और वो व्यक्तित्व और स्वभाव को बड़ी आसानी से देख लेते हैं। तो वही उसी लिए बात कर रहे थे हम लोग, और भी आगे जुड़ते रहेंगे। और इसी बीच में एक किसी इन लोगों की हमने बातें की हैं, इन रचनाकारों की और इन जो कथानायक हो गए और जो ये कविता कवि हो गए, आप कोई किसी प्रसंग या इनका लेखन या कोई कविता जो काफ़ी आपको दिल छुई है और जब आप बढ़ रहे थे अपनी कार्यशैली के तौर पे या कविता के स्तर पर, तब आपको ये इंस्पिरेशन किस तौर पर की गई और कोई वो रचना मतलब कुछ बयां कर पाएँ या कुछ कविता वो जो मतलब दर्शकों को जैसे सुना सकें कि वो ये वाकई में बहुत ही कसके दिमाग में सेट हो गई मेरे, मतलब बहुत ही इंस्पिरेशन कर दिया। या कह दें कि आप इस जर्नी पे मुकाम पे जब चढ़ रहे थे कवि के तौर पर, तो किसने आपको कौन सी बायोग्राफिकल स्केच थे जिसने आपको बहुत तरीके से प्रभावित किया है? मैं एक नाम लूँगा इस
आपके प्रश्न के बाद, जॉन एलिया। अरे जॉन ये एक एलिया, ऐसा नाम है जो आप हर किसी मतलब हर चौथे युवा के मुंह से आप ये नाम सुनेंगे। और एक इस सदी के सबसे बहुत बड़े शायर हैं वो। और बस ऐसे ही एक शेर उनका टहलता हुआ मेरे पास तक पहुंचा। ऐसे ही मैं रील स्क्रॉल कर रहा था और मेरे पास तक पहुंचा कि आसमां में गिर पड़े यानी हम जमी के होने के अरे फिराक वाह में। वाह वाह, तो ऐसा कुछ लिखने वाला शायर, मतलब उन्हें सैड पोएट बना दिया गया मेरे ख्याल से। ऐसा कुछ है नहीं, वो बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है, बहुत ही बड़े शायर हैं। और जॉन एलिया से जब मैं रूबरू हुआ, लगातार मैंने जब उनको सुनना शुरू किया तो उनसे मोहब्बत बढ़ती गई। और उनसे इंस्पायर होकर के नए शायर भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बहुत जैसे हमारे बिहार से एक शायर हैं पटना के, अंकित मौर्य जी, उन्होंने लिखा कि दुनिया तुली थी हमको बनाने पे देवता, पर हम किसी भी हाल में पत्थर नहीं हुए। अरे वाह वाह वाह। ये सारे जो कविताएं हैं जिनका अभी दर्शकों इनमें से कोई ज़रूर होगा, कोई ना कोई जिनका दिल टूटा होगा, तो वो उन्हीं के लिए था ये। खैर, और ये जो जॉन एलिया साहब, तो खैर वाकई में इनका व्यक्तित्व काफ़ी बहुत ही बड़ा रहा है। और लेकिन ये अभिनव हम लोग अक्सर ऐसा क्यों पाते हैं कि जब हम दुखी होते हैं, जब उदास होते हैं, या जब कभी कुछ असफलताएं होती हैं, जब कभी दुखी होते हैं, तब हम अक्सर क्यों ये इन कथानायकों या कवि या शायरी क्यों उदासी भरी, इनकी शायरियों में उदासी क्यों झलकती रहती है? इतने बड़े ये जो शायर होते हैं, जो कवि होते हैं। शायरी एक आसान विधा है जिसमें अपनी बात रखी जा सकती है और अपना दर्द आप जब कहीं आप किसी से कह ना पाइए और उसे लिख लीजिए कहीं, तो आपका दर्द उस लेवल से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दर्द कम करने की ये सबसे बेहतरीन दवा है शायरी। अगर आप शायरी दर्द में है तो आप शायरी सुन लीजिए या शायरी लिख लीजिए, तो आपका दर्द जरूर कम हो जाएगा। दर्द ओवरकम करने के लिए शायरी वाकई मतलब जो है वो इसमें है दिलचस्प, जो है वो कायदा करती है। और भी ये उभरते हुए जो उभरे होंगे और बाद में ये जो व्यक्तित्व जो इनका आज हम बातें कर रहे हैं, काफ़ी इन्होंने एक अहम चैप्टर और इनका रोल जो रहा है इस पोइट्री में रहा है और इस पोइट्री नामा के फील्ड में रहा है। तो अभिनव से हम लगातार बातें करते रहेंगे और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आप अपने दर्शकों को और एक कला के बारे में रूबरू कराते हैं। कला एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पीस होती है, मतलब बहुत शांति होती है, बहुत एक इंसान को मतलब पूर्ण रूप से शांत कर देती है। तो वही कला से रूबरू कराने के लिए अभिनव जैसे जो भाई हैं, जो इस कला के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और अपनी एक जो कला को हम लोग मानते हैं कि ये फालतू का काम है और ये मतलब निरर्थक काम है, जो कुछ एक तबका समाज का मानता है, तो उस हिसाब से ये जो समाज की जो गलत और एक चेतना और जो इंस्पिरेशन कह लें एक नए आने वाली इस